हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज से अपना क्लास 10th एंड 12th जो कि एकेडमिक क्लासेस रहती हैं उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर के। और ये सिलेबस बायोलॉजी का होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 12th का है ना। और याद रखिए 2026 बोर्ड के लिए, मतलब इस बार जो बच्चे 12th में उनके लिए है। और ये भी याद रखेंगे कि ये रेफरेंस सिलेबस है। रेफरेंस सिलेबस का तात्पर्य इस बात से है कि बोर्ड में जितने टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पर हम बात करने वाले हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो सिलेबस है या बायोलॉजी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है। वो दो सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 70 + 30 के फॉर्म में। 70 मार्क्स आपको रिटर्न से मिलेंगे और जो 30 मार्क्स हैं वो एज अ प्रैक्टिकल मिलते हैं ना, जो कि कॉलेज में कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस में अपने कौन कौन से पॉइंट रहते हैं, और इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी के रूप में जानते हैं, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें 5 यूनिट रहेंगी, जिसमें जो पहली यूनिट जनन है उसके लिए जो मार्क्स होने वाले हैं वो 14 है। और जो सेकंड यूनिट है अनुवांशिकी और विकास, इसके लिए 18 मार्क्स होंगे, है ना। नेक्स्ट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, और इसके लिए 14 मार्क्स वापस से है। यूनिट नंबर 4 है भैया जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, और इसमें मार्क्स होने वाले हैं 10, है ना। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के मार्क्स होने वाले हैं 14, जिसमें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आप देख पा रहे होंगे, 17। कितने मार्क्स? 70 मार्क्स। कितने मार्क्स? 70। अब बात कर लेते हैं हर यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर आने वाले हैं वो, और उनमें जो मेन हेडिंग होती है वो एक्चुअल में इसमें मेंशन रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट नंबर 1 की, है ना। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे जनन, है ना। जनन के पहले बता दें आपको, रेफरेंस के पहले कहानी ये थी, इसमें 4 चैप्टर हुआ करते थे। जीवों में जनन, पुष्पी पौधों में जनन, और मनुष्य में जनन, और जनन स्वास्थ्य। अब जीवों में जनन यानी बेसिक चैप्टर को निकाल दिया गया है। अब 3 चैप्टर इसके बचे हुए हैं, एक तो पुष्पी पौधों में जनन, और मानव में जनन, और तीसरा इसका बचता है जनन स्वास्थ्य, जो कि बहुत काम का चैप्टर है। पेपर में तो है ही, साथ में रियल लाइफ में भी बहुत सारा काम है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें देखो ना 2 नंबर से शुरू है। 2 नंबर से इसीलिए शुरू क्योंकि 1 वाला चैप्टर तो निकाल दिया गया है। ये वही कोरोना काल से हुआ था जब से 30% हटा हुआ था। तो चैप्टर नंबर 2 सिंपली समझो आप चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का नाम होने वाला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें हाईलाइटेड हेडिंगें दी होती है। सिंपल कहें तो ये वही नाम है या ये वही शब्द हैं जो पेपर में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है पुष्प की संरचना, यानी इसकी संरचना के बारे में आपको आना चाहिए। अब याद रखेंगे हम इसमें कोई थ्योरिकल बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, है ना। जब ये स्टार्ट होगा तो हम इस पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और याद रखेंगे इस बार हम एज अ वीडियो क्लास भी अटेंड की जाएगी, मतलब लेक्चर के समय आपको कुछ चीजें लाइव दिखाई जाएंगी। बात समझ में आ गई नहीं? यानी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचर क्लासे हैं या फ्यूचर टाइम आ गया है अपना, तो कुछ नया करने का है ना, इनोवेट करने का टाइम आया है। अगला पॉइंट है भैया नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, जिसमें हम लोग परागकण और भ्रूण कोष पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है भैया परागण। परागण में हम 2 टाइप इसके पढ़ने वाले हैं, स्वपरागण और परपरागण। और इसके टाइप पढ़ेंगे, टाइप 2 होते हैं। नेक्स्ट है अभिकर्मक एवं उदाहरण। अभिकर्मक में भी इसके नहीं दे रखे हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। या आप ये कह सकते हैं ये अभिकर्मक ये वही है जो परपरागण के टाइप हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कुछ इसके उदाहरण भी पढ़ने पड़ेंगे। अगला है बही प्रजनन युक्तियां, ये प्रजनन की कुछ युक्तियां उन्हें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पराग स्त्री केसर संकर्षण। सिंपल कहें तो परागकण और स्त्री केसर के बीच जो आकर्षण होता है उसके बारे में पढ़ना है। यानी जो परागकण है वो स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो किसी ना किसी अट्रैक्शन के कारण ही पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन। अपने जो पौधे हैं उनका नाम है पुष्पी पौधे, या आप इन्हें आवृत बीजी पौधे कह सकते हैं। इनमें चूंकि निषेचन 2 बार होता है इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन की बाद की घटनाओं में मेन जो शब्द आने वाले वो ये हैं, भ्रूण का विकास जो आपको 2 जगह पढ़ना पड़ेगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग भ्रूण पोष का विकास, फिर पढ़ेंगे बीज का निर्माण, और वापस से पढ़ेंगे फल का निर्माण, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें मेंशन भी है भ्रूण पोष में भ्रूण का विकास, बीज का विकास और फल का निर्माण। फिर इसके अलावा कुछ विशेष विधियां भी पढ़नी पड़ेंगी जो कि नाम मेंशन है। कौन कौन से? एक तो एपोमेक्सिस जिसे आप असंग जनता कह सकते हैं। नेक्स्ट है निषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता, यानी वैसे नॉर्मली एक ही भ्रूण रहता है पर कभी कभी मल्टीपल भ्रूण हो जाते हैं, तब इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। एंटोनी वान लेवेनहॉक, और ये सिट्रेसी कुल के पौधे हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बीज एवं फल निर्माण का महत्व क्या है। ठीक, बहुत बढ़िया।
अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, है ना, जो कि पहला तो हटा हुआ है। इसका नाम होने वाला है मानव जनन, है ना, यानी मनुष्य में जनन। ये सिंपल था, पौधों में जनन, और ये कौन से पौधे में पढ़ना था तो आपको बता दिया गया, पुष्पी पौधे यानी आवृत बीजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानव जनन, यानी सिंपल कहें तो जंतुओं में जनन। जंतुओं में कौन से जंतु पे जनन पढ़ना है? मानव में, है ना। तो लगभग जैसे पीछे पौधों में जनन पढ़ते हैं उसका एक अपना एक माहौल तैयार कर दिया जाता ना, वैसे ही इसका भी एक माहौल तैयार कर देते हैं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम दोनों की जनन संरचनाएं पढ़ लेते हैं, जैसे कि टेस्टिस और उसमें ओवरी, है ना। फिर दोनों की यूनिट निकाल लेते हैं, जिसमें मेल यूनिट का नाम होता है स्पर्म, जिसे आप शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल यूनिट का नाम अंडाणु होता है ना। उनको निकाल करके फिर मैथुन कराते हैं, है ना, जिसे आप सिंपली सेक्स कह सकते हैं। मैथुन के बाद जो क्रिया आती है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, और उसी जाइगोट को हम विकास के रूप में पढ़ते हैं आगे 9 मंथ तक, यानी प्री डिलीवरी। बात समझ में आ गई ना, वो सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। तो क्या क्या एक बार वापस से देख लो। नर एवं मादा जनन तंत्र, यानी नर और मादा का जनन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमने आपको नाम बता दिए पहले ही, और इसमें मेन नाम यही दो हैं, वृषण एवं अंडाशय। याद रखिए प्राइमरी ऑर्गन है मानव में जनन को लेकर के, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना, यानी उनकी आपको संरचनाएं पढ़नी, किसकी किसकी, एक तो वृषण की और अंडाशय की, है ना। डायग्राम आपको बनवाए जाएंगे, नो डाउट। नेक्स्ट हेडिंग है युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंतर्गत दो हेडिंग पढ़ी जाती है, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण, अंड जनन का मतलब अंडाणुओं का निर्माण, जो कि फीमेल में होगा, और शुक्र जनन मेल में होता है। बहुत अच्छे, इसके दो नाम ये देखो लिखे भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल में एक मैकेनिज्म होती है जो केवल फीमेल में ही होती है, नाम आपने देख रखा होगा, मासिक चक्र, या शॉर्टकट में एमसी बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देते हैं, ठीक है। सिंपली कहे तो पीरियड कह सकते हैं आप। ठीक, इसके बाद कौन सी क्रिया पढ़ेंगे हम लोग? निषेचन। निषेचन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतरारोपण। इसे बोलते हैं भ्रूण का इम्प्लांटेशन, है ना, भ्रूण का स्थायी हो जाना, सिंपल कहें तो प्रेग्नेंट हो जाना, प्रेगनेंसी, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भ्रूणी विकास। इसमें कुछ अवस्थाओं को लेकर के बात करेंगे। इसमें एक ही नाम मेंशन है, देखो, ब्लास्टोसाइट ने एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक। नेक्स्ट है सागर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा आपने पढ़ रखा होगा, ये वही है जो गर्भावस्था में बच्चे का पोषण करता है या पोषण प्रदान करता है, और उससे जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें बाहर खींच करके माता के उत्सर्जी पदार्थों के थ्रू से शरीर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है प्रसव, जिसे आप डिलीवरी बोलते हैं। और देन एक क्रिया और पढ़नी पड़ेगी, दुग्ध श्रावण, मिल्क इजेक्शन। और ये जो शुरुआत में फीमेल में दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रम पे चर्चा की जाएगी, नो डाउट, ठीक है। तो ये कहानी थी मानव जनन को लेकर के। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनन के लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ये वाला चैप्टर कक्षा 12 में पेपर देने में तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है, 2-3 नंबर तो पक्का मान लीजिए इससे, है ना। बाकी रियल लाइफ में बहुत सारा इसमें यूज है इस चैप्टर का, इसलिए इसको तो जरूर मन से पढ़ना है। क्या क्या है इसमें देखो, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है, और यौन संचरित रोगों की रोकथाम कैसे की जाए, यानी जो एसटीडी डिजीज होते हैं उनको रोकथाम कैसे किया जाए। नेक्स्ट है परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है और उसकी विधियां क्या है ना। नेक्स्ट बात करेंगे गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये कुछ मैकेनिज्म है। एमिनोसेंटेसिस इस चैप्टर की हाईलाइटेड हेडिंग में से एक है, जिसके थ्रू बच्चे के लिंग की जांच का पता लगा लेते हैं, बच्चे में जो अनुवांशिक बीमारियां उनका पता लगा लेते हैं। ये सारी क्रिया की जाती है किसके थ्रू? एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस को समझने के लिए अपने जब हम प्लेसेंटा पढ़ा रहे होंगे तो इसमें हम कुछ बाह्य कलाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक नाम आएगा एमनियन। एमनियन एक्चुअल में एक खास लिक्विड है जिसके थ्रू ये पता किया जाता है, या उसमें उसके डीएनए को चेक करके ये भी पता कर लेते हैं कि बच्चा लिंग में कैसा, मतलब वो लड़की है या लड़का है, और ये भी पता कर लेते हैं कि उसको कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हालांकि ये शुरू शुरू में तो फायदे का भी सौदा था, पर बाद में नुकसान का फायदा साबित हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों ने भ्रूण चेक कराने में देखा कि अगर संतान लड़की तो फिर उसे एमटीपी करवा देते थे, सिंपल का एबॉर्शन करवा देते थे, है ना। तो अब ये फिलहाल इलीगल है, बैन है ये, है ना। भारत सरकार इसको अवॉइड कर रही है ना। नेक्स्ट है, और इसमें आप पकड़े गए भैया एमिनोसेंटेसिस करते समय तो आपकी डिग्री भी जाएगी, जो लोग डॉक्टर होते हैं। बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ये एक्चुअल में एआरटी कहलाती है, एआरटी, है ना। और ये जो एआरटी होती है उनके कुछ मेथड है, मेथड आपके सामने लिखे हैं, आईवीएफ, जिफ्ट एंड गिफ्ट, इसके अलावा भी है। तो आईवीएफ इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, और ये गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर होता है ना, जिसके थ्रू जो दंपति ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या मेल में दिक्कत है, कोई फीमेल में दिक्कत है,
उनके लिए जो बच्चे प्रदान करवाए जाते हैं वो एक्चुअल में सब एआरटी के थ्रू आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज का एक बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले यूनिट की। आप देख पा रहे होंगे इसको, क्या नाम है इसका? इकाई नंबर 2 और नाम है इसका अनुवांशिकी, है ना। याद रखेंगे 18 नंबर की यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है, यानी पहली यूनिट और सेकंड यूनिट में बहुत सारा टाइम लगने वाला है 32 नंबर पढ़ने के लिए। बाकी के जो 38 नंबर अप्रॉक्स बचेंगे उसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनके कंपेयर में, है ना। देखते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला चैप्टर होने वाला वो क्या क्या उसमें दे रखा है। एक तो भैया इसमें पढ़ने पड़ेगा आपको वंशागति और विविधता, है ना। वंशागत और विविधता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेंडली वंशागत। कौन सी वंशागत? मेंडली। मेंडल एक वैज्ञानिक नाम है, प्रोफेसर ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। नेक्स्ट है भैया मेंडली अनुपात से विचलन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस अनुपात से विचलन में कुछ हेडिंग आती, कौन कौन सी आती है एक बार नोट डाउन करें। अपूर्ण प्रभाविता उनमें से एक है, सप्रभाविता भी उनमें से एक है, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागत भी उनमें से एक है। प्लियोट्रॉफी कुछ किताबों में है और कुछ किताबों में नहीं है, पर फिर भी इसे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बहुजीनी वंशागत का प्रारंभिक ज्ञान। नेक्स्ट है वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसे आप क्रोमोसोम सिद्धांत कह सकते हैं। इसी के साथ एक सिद्धांत और पढ़ाएंगे, जीन सिद्धांत। जो क्रोमोसोम थ्योरी है वो सटन एवं बावेरी की है और जो जीन थ्योरी है वो टीएच मॉर्गन की है, ठीक है। क्रोमोसोम और जीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। एक वैज्ञानिक है मैकलंग, जो कि इसमें मेंशन किया जाएगा। और ये निर्धारण कहां कहां पढ़ना है एक बार नोट डाउन करें। मनुष्य में पढ़ना है, पक्षियों में पढ़ना है और मधुमक्खियों में पढ़ना है। सिंपल कहें तो लिंग निर्धारण अपने को 3 जीवों में पढ़ना है, मनुष्य में, पक्षी में और मधुमक्खी में। हालांकि एक पर्यावरण भी लिंग निर्धारण होता है जो कछुओं और मगरमच्छों में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएबल आ जाता है कि कम टेम्परेचर पे नर हो जाएंगे या ज्यादा टेम्परेचर पर मादाएं हो जाएंगी, ये सब, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग संलग्नता, जिसे आप लिंकेज बोलेंगे, और जीन विनिमय, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। ये वही शब्द है जिसके थ्रू माता और पिता के लक्षण कंबाइन होकर के संतान को प्राप्त होते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है, जीन विनिमय। नेक्स्ट है लिंग संलग्न वंशागत पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ाएंगे, एक तो मेन चीज वर्णांधता और हीमोफीलिया, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखो नाम आया हीमोफीलिया और वर्णांधता, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनुष्यों में मेंडली विकार। विकार का मतलब डिसऑर्डर, बीमारियां कह सकते हो आप। क्या क्या है? एक तो आपको थैलेसीमिया पढ़ना पड़ेगा, यानी मेंडली विकार में केवल एक ही बीमारी पढ़नी, थैलेसीमिया। हालांकि ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं है, बहुत सारी। हमने पहले ही बात कर ली थी, ये रेफरेंस सिलेबस है, मतलब वो हमें पढ़ना है चीजें जो 2026 बोर्ड में आने वाली हैं। तो मेंडली विकार में केवल एक बीमारी पढ़नी, जिसका नाम है थैलेसीमिया। अब कुछ गुणसूत्री विकार है। गुणसूत्री विकार में केवल 3 चीजें पढ़नी है, एक तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसा नहीं कि और सिंड्रोम नहीं है, और भी सारे सिंड्रोम है, बट अपने सिलेबस में जो है वो केवल 3 है, डाउन एंड टर्नर और क्लाइनफेल्टर। जिसमें टर्नर और क्लाइनफेल्टर सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है और जो डाउन सिंड्रोम आपका है वो ऑटोसोम से संबंधित है ना। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट बात। अब आएंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 का नाम होने वाला है ये वंशागत का आणविक आधार, जिसमें हम मेनली डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है क्यों, है ना, या डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ क्यों है, कोई और पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ क्यों नहीं हो सकता। तो आपको पता हो शायद ये कहानी थोड़ी सी। एक्चुअल में शुरू में वैज्ञानिकों को पता था अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, बट एक वैज्ञानिक आया ना, आपको चर्चा किया जाए आगे, मीसर, है ना। वो मीसर ने एंड में फाइनली ये तय किया या फाइनली ये बताया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए व आरएनए की संरचना। हमें डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़नी है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ हमें 2 पता होने चाहिए, एक तो डीएनए और आरएनए। जो मेनली अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों में मिलता है वो डीएनए ही है। आरएनए को अनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं केवल वायरसों में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। सिंपल है तो डीएनए में कौन कौन सी चीजें कितने % में होती हैं, ये चीज डीएनए पैकेजिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए प्रतिकृतियन। सिंपल कहें तो इसे डीएनए का अनुलिपीकरण या प्रतिलिपीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एक थ्योरी आएगी सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, जिसमें मेनली 2 हेडिंग आती है, तो अनुलेखन, एक आएगा अनुवादन। अनुलेखन यहां लिखा हुआ है, अनुवादन दूसरे पेज पर है, ठीक है, अनुलेखन और अनुवादन। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पेज पर।
ये तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अनुवांशिक कूट। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक कूट। फिर इसके बाद आएगा रूपांतरण। रूपांतरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। नेक्स्ट ये वाला नाम याद रखना भैया सब लोग, लैक ओपेरान, जिसमें लैक लैक्टोज शर्करा से रिलेट करेगा। और नेक्स्ट भैया पढ़ेंगे जीनोम एवं मानो जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली है, तो इसके बारे में तो जरूर बात की जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग इस चैप्टर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना, साधारण ब्लॉटिंग तकनीक है ये वही तकनीक है जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि कौन इंसान का माता पिता कौन है, या जो बलात्कार जैसे केस आते हैं, कोई मर्डर जैसा केस आता है, तो फॉरेंसिक जांच में जो वास्तविक जांच की जाती है वो डीएनए के थ्रू ही की जाती है, और उसी जांच का ये समझो नाम है या थ्योरी है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मतलब हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है, वो किसके थ्रू होती है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर जो 3 है उसका नाम है भैया जीव विज्ञान और मानव कल्याण, और इसके अंक होने वाले हैं 14। याद रखेंगे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। सिंपल कहें तो यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, उसी में केवल डायग्राम अच्छे से देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 में उतने खासा या उतने ज्यादा कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है, सिर्फ रेखीय डायग्राम है, जैसे डीएनए वगैरह का, आरएनए वगैरह का, या कुछ और अनुलेखन है, अनुवादन है, उनके रेखीय डायग्राम आपको ग्राफिक के रूप में देखने को मिलेंगे। बाकी जो ऐसे डायग्राम है वो केवल और केवल जनरल वाले चैप्टर में है। बच्ची 3 जो यूनिट है उन सब में भैया थ्योरी भर भर के है ना, तो डिटेल से भैया थ्योरी के बारे में जानना है। अच्छा, जब थ्योरी ज्यादा है तो एक बात सोचने वाली है कि हम यहाँ पर बोल या खड़े होकर के बोलेंगे तो है नहीं कि आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक लेकर के, है ना। तो इसके लिए क्या करें, एक जुगाड़ आपके लिए इस बार बनाया हुआ है, इसीलिए क्लास इस बार लेट शुरू कर पाए हैं। वो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि नोट्स हम चाहते हैं कि आप प्रिंट करवा लीजिएगा, प्रिंट करवा के हम आपको एक ठीक ठाक रेट में उपलब्ध करा देंगे। मतलब जितनी कोशिश हो सके उतने कम रेट में उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे किसी अगली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है ना। आपको सिलेबस का नोट्स एज अ पीडीएफ एक दिन दिखा दिया जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी आपको दिखा दी जाएगी। फिर आप ये तय करना कि आपके लिए ठीक है या नहीं है ना, फिर अपना डिसाइड कर लेना। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर रहेगा, फिर यहाँ पर समझो आपको रिवीजन क्लास होने वाली है, नोट्स आपके पास प्रॉपर लिखा रहेगा, आप आराम से वहां से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो क्लासे अपलोडेड मिलेंगी आपको, उसमें आसानी से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे यूनिट नंबर 3 को, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसमें 2-3 चैप्टर होने वाले, जिसमें 2 चैप्टर हैं। जो बीच का एक दूसरा चैप्टर उसे रेफरेंस से हटाया गया है, तो पहला और तीसरा समझो पढ़ना है, ठीक है। जो बीच वाला एक दूसरा चैप्टर है वो निकाल दिया गया सिलेबस से। तो क्या क्या इसमें देख लेते हैं एक बार। पहले चैप्टर का भैया नाम होने वाला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले हम रोग जनक के बारे में जानेंगे। रोग जनक के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि स्वस्थ क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आएगा मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी। ये परजीवी कई टाइप से हो सकते हैं, जैसे फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, एनीथिंग, क्रम हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको फोकस इस बात पे करना है कि तुम्हें कौन कौन से पढ़ने हैं ना। तो सिलेबस आपका तय करेगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी परमानेंट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमारी इतनी, बीमारी बहुत सारी है, हमें पढ़नी इतनी है अपने सिलेबस में अच्छा स्कोर करने के लिए, है ना। तो क्या क्या एक बार देख लीजिए। मलेरिया आपने पढ़ रखा होगा, ये तो एक परजीवी से होने वाला रोग है, इस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसका नाम भी बड़ा फेमस है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये दोनों सेम बिरादरी के लोग हैं, यानी डेंगू और चिकनगुनिया के लगभग लक्षण भी सेम होते हैं, और ये वायरल फीवर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइलेरियसिस, ये क्रम से होने वाला रोग है, इसका नाम भी तुमने सुन रखा होगा, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, है ना, जिसमें पैर वगैरह हाथी के जैसे फूल जाते हैं, इसी को हाथी पांव या फील पांव बोल देते हैं। नेक्स्ट बात एस्केरियसिस, इसका जो क्रम है अपना वो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस होता है, वो भी अपना पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये भैया जीवाणु से होने वाला बुखार है, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं, इसमें डाइजेशन खराब हो जाता है और आंत में अल्सर हो जाता है। इसके जीवाणु का नाम है सोलेनम, सॉरी, अरे क्या नाम होता है, टाइफी करके नाम है, सोलेनम टाइफी मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जुखाम। ये जुखाम तो वही वायरस से होने वाली बीमारी है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे कोरोना है, राइनो है, आर्थोमिक्सो है, ये सब जुखाम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निमोनिया, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी और ये जीवाणु से रिलेट करती है, ठीक, यानी इसमें फेफड़ों में दिक्कत आती है, सांस लेने में समस्या आती है। नेक्स्ट बीमारी भैया अमीबाइसिस, इसे दस्त के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट भैया रिंग वार्म,
ये भैया दाद है, वही दाद खाज खुजली है ना, रिंग वॉर्म। इतने जितने पे हमने गोला मार दिया है, ये वो बीमारियां हैं जो पेपर में आने वाली हैं, इनमें से कोई एक या दो आएंगी, ठीक है ना। तो सबके बारे में हम ये पढ़ेंगे, संक्रमण कैसे होता है, ये इसका जो वाहक है या कारक है वो कौन है, उसका नाम मेंशन लिखना पड़ेगा आपको, और किसके थ्रू तुम तक पहुंचा, और इसको ठीक करने के उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, और इसकी जो मेडिसिन है वो क्या यूज की जाए फर्स्ट एड के रूप में, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारे नाम जितने गोला किए हैं तो आगे लिखा है एवं उनकी रोकथाम, है ना, यानी इन सबके बारे में पढ़ो और साथ में इनका ये भी बताओ कि रोकथाम कैसे की जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब जब ये चैप्टर पढ़ा है तो भैया इम्यूनोलॉजी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, प्रतिरक्षा बोलते हैं इसको। तो आगे देख लेते हैं, इसकी मूलभूत संकल्पनाओं में क्या क्या पढ़ना है भैया, टीका पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है, HIV पढ़ना है और एड्स पढ़ना है। HIV और एड्स की बात करें तो ये सिंपल एक ही चीज पढ़नी है, जिसमें एड्स बीमारी का नाम है और वो बीमारी वायरस से होती है, उस वायरस का नाम HIV है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे यौवनावस्था, एडोलसेंस बोलते हैं इसको। इसमें क्या पढ़ेंगे, नशीले पदार्थ, यानी जो नवयुवक है, किशोर लोग हैं, वो इन पदार्थों की तरफ क्यों आदी हो रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है उसका, तो उन सब पर चर्चा की जाएगी, सब थ्योरी है पूरी तरह से। और एल्कोहल का कुप्रयोग, यानी जो एल्कोहल या शराब है उसका लोग कैसे दुष्प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब इसमें चूंकि दूसरा वाला चैप्टर तो हटाया हुआ है, तो हम बात करेंगे भैया तीसरे चैप्टर की। कौन से चैप्टर की, तीसरा चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगर आप पहले चैप्टर को इसके ध्यान से देखें तो पहले चैप्टर में बेसिक ये पढ़ा जाता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो मनुष्य के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये चीज पढ़ी हमने, यानी सूक्ष्म जीवों को लेकर के हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमेज बना दी गई है। पर जैसे ही आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि ऐसा नहीं है, सूक्ष्म जीव फायदे का भी सौदा होते हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव इमेज के बारे में बात की जाए। तो सिंपल आप सोचो, एक ही टाइम पर एक चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है ना। चलो बात करते हैं आगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है भैया घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या यूज है, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या यूज है, वही डबल रोटी, पनीर, बेकरी, है ना, शराब, इन सबको बनाने में तो भैया सूक्ष्म जीवों का यूज होता है। नेक्स्ट, वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का कैसे योगदान है, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे यूज किया जा सकते हैं। एक्चुअल में जो जैव नियंत्रक वर्ड है वो जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए है, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी देर तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें फर्टिलाइजर पढ़ना है, याद रखेंगे बायो फर्टिलाइजर है, इसको तुम पास के रूप में जानते हो, वही गोबर की खाद कह सकते हो आप। चलो बात करते हैं आगे, और हम बात करेंगे अब यूनिट नंबर 4 की, है ना, यूनिट नंबर 4। इसके 10 अंक होंगे, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इसमें चैप्टर होंगे 2, है ना। क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लो। चैप्टर नंबर 1, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिंपल कहें तो पहले वाले चैप्टर में ये वाली हाईलाइटेड हेडिंग रहेगी, और याद रखेंगे ये हेडिंग कई बार पेपर में 5 अंक में आ चुकी है, क्योंकि चैप्टर में इसमें 2 ही चैप्टर में 10 अंक है, तो सिंपल कहें 5 नंबर में ये वाली हेडिंग और 5 नंबर में इसकी कोई एप्लीकेशन आ जाती है ना। तो एप्लीकेशन में क्या क्या एक बार सुन लो, इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, यानी स्वास्थ्य एवं कृषि के रूप में इसकी क्या उपयोगिता, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है भैया मानव इंसुलिन और वैक्सीन का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा, जिसे जीन थेरेपी के रूप में जानते हैं। अगला है भैया अनुवांशिक रूपांतरित जीव, है ना, जिन्हें आप GMO बोलते हैं शॉर्टकट में, और जो हरित क्रांति वो सब इन्हीं की देन है, यानी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें GMO का एक एग्जांपल आएगा बीटी फसलें, एक एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसजेनिक जीव, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे जैव सुरक्षा समस्याएं, और लास्ट में 2 हेडिंग और पढ़ी जाएंगी, बायोपायरेसी एवं पेटेंट। बायोपायरेसी एक्चुअल में चोरी से लेकर के रिलेटेड वर्ड है, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो इंसान अपनी एक खोज करता है उसको पायरेटेड होने से बचाया कैसे जा सकता है ना, तो उसको बायोपायरेसी बोलते हैं। और बचाने को क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं ना। ये सरकार के थ्रू आपको एक समझो साइन करके दिया जाता है कि तुम्हारी चीज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंपल कह लें, जैसे मान लो हमने एक पेन को इन्वेंट किया है ना, तो अगर हम इसका पेटेंट करा लें तो ये कोई फार्मूला या जिस फार्मूले से हमने तैयार किया तो इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, ये होता है पेटेंट, है ना। और बायोपायरेसी का मतलब होता है मेडिकल के क्षेत्र में चोरी करना, है ना। ज्यादातर वैसे तो पायरेसी मूवी वगैरह में होता है, देखते हो नहीं आप, साउथ की मूवी बॉलीवुड में चल रही, बॉलीवुड की मूवी साउथ में, फिर वही मूवी भोजपुरी में, है ना। फिर हॉलीवुड खैर चोरी नहीं करता है, हॉलीवुड को तो हम लोग बॉलीवुड वाले खुद चोरी कर रहे हैं, है ना।
हॉलीवुड बड़ी चीज है, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसका नाम होने वाला ही है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, है ना। और इसके वापस से अंक कितने मिलने वाले हैं आपको? 14 अंक मिलेंगे, है ना। इसमें क्या क्या एक बार देख लो भैया। इसमें भी 3 चैप्टर हैं, बट अपने को पढ़ने कितने हैं? 2। पहला और तीसरा, दूसरा बीच से मिसिंग है, मतलब वो रेफरेंस सिलेबस से कट किया गया है, ठीक। तो पहला वाला भैया जो चैप्टर वो जीव एवं पर्यावरण है, जिसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो जीव और पर्यावरण के बारे में जानेंगे, उसकी हैबिटेट जानेंगे मतलब वास स्थान, एवं कर्मता समझेंगे। कर्मता बोले तो उसकी निके मतलब उसकी ड्यूटी क्या है, वो काम क्या कर रहा है। नेक्स्ट है समष्टि। समष्टि को सिंपली कहें तो आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होते हैं, है ना। और ये अनुकूलन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, सिंपल कहें तो डार्विन थ्योरी है ये। आगे बढ़े अगर तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं पढ़नी है, जिसमें निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जिसमें सहोपकारिता एक पॉजिटिव है, स्पर्धा देखा जाए तो निगेटिव है, परभक्षण भी निगेटिव है, परजीविता भी निगेटिव है। मतलब ये तीनों के तीनों निगेटिव और ये वाली क्रिया पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समष्टि की गुण वृद्धि के बारे में, जिसमें 2 चीजें बात की जाएंगी, जन्म एवं मृत्यु दर। जन्म एवं मृत्यु दर। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आयु वितरण। आप सभी जानते हैं हर समाज में कुछ अलग अलग आयु के लोग पाए जाते हैं, इसी को आयु वितरण कहते हैं, है ना। और आयु वितरण ही ये तय करता है कि किसी देश की आबादी घटेगी या बढ़ेगी इन फ्यूचर, है ना। अरे कभी आपने न्यूज में ऐसा देखा होगा कि अगले 30 सालों में चाइना की आबादी या भारत की आबादी इतनी हो जाएगी। तो इतनी हो जाएगी, इस बात का अनुमान किससे लगाते हैं? आयु वितरण से, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं इसमें लास्ट चैप्टर की, जैव विविधता एवं संरक्षण की, है ना। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पता है कहां पर? कंपटीशन के लिए, जब आप यूपीएससी, है ना, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी इन सब में जब एग्जाम में बैठना शुरू करते हैं, फिर इन चैप्टरों का आपको महत्व पता चलता है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जैव विविधता की संकल्पना के बारे में। नेक्स्ट है जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में, जिसमें जैव विविधता कब मनाई जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। तो ये भैया 22 मई को, है ना। तो ये अभी हम कोई जीके तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इस पर चर्चा हमारी कोई उतनी खास नहीं है, पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं ये इन फ्यूचर बहुत काम का चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या है ना, यानी जो बायोडाइवर्सिटी उसका यूज क्या है रियल लाइफ में। नेक्स्ट है भैया उसकी क्षति पढ़ेंगे एवं जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे। इन संरक्षण में क्या क्या पढ़ना है एक बार नाम देख लेते हैं। हॉट स्पॉट जिसे तप्त स्थल बोलते हैं, ये मेयर्स की थ्योरी में आएगा। नेक्स्ट है भैया संकटग्रस्त जीव कौन से हैं, उनकी विलुप्ति कैसे और क्यों हो रही है। रेड डाटा बुक ये एक खास किताब है जिसमें विलुप्त होने वाले जीव या विलुप्त हो चुके जीव या इन फ्यूचर जो विलुप्त हो सकते हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन सब के बारे में बात की जाएगी। और ये जो बुक है वो किसके अंडर काम करती है, तो अपने एक इंटरनेशनल संस्था का नाम पढ़ रखा होगा IUCN करके, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब हिंदी में बोलते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र करके, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे सेंचुरीज क्या होती हैं, अभ्यारण्य बोलते हैं इनको, है ना। चलिए ये तो कहानी थी अपनी 70 नंबर वाली। अब बात कर लेते हैं कि 30 नंबर में क्या क्या रहता है। ये देखना हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं इसलिए ताकि ये पता चले कि जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो हमें करना क्या है। हालांकि प्रैक्टिकल में इस बार आपको यहीं से सब कुछ बता दिया जाएगा, ताकि अपने क्लास की कोई टेंशन ना ले, स्कूल की आप, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये भैया 30 नंबर का है ना। 30 नंबर में क्या क्या इसमें देख लो आप। समय इसका रहता है 3 घंटे। हालांकि अब क्या ही बात करें, क्लास यूट्यूब पर ऑनलाइन है, वरना पूरी पोल खोल देते हैं इसकी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन वाले जो बच्चे उनको हम क्लियर बता देते हैं कि क्या होता है सब, है ना। और आप में से जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने अपने स्कूलों में देखा होगा प्रैक्टिकल के क्या हालात रहते हैं ना, तो उसमें ज्यादा कोई कुछ कहना नहीं मुझे। क्या क्या इस बार देख लीजिए। स्लाइड पर अंकुरण, पराग अंकुरण का अध्ययन कर सकते हैं आप। कम से कम 2 स्थानों से मृदा इकट्ठा करें, उसमें मृदा की बनावट, नमी निहित वस्तुएं, जल धारण क्षमता, उसमें पाए जाने वाले पौधों से सह संबंध का अध्ययन करना। ये सब प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट बात कर ले, अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी इकट्ठा करें और उसके पानी के पीएच, शुद्धता एवं जीवित जीवों का अध्ययन करें। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाएं। नेक्स्ट है भैया स्टार्च पर लार एमाइलेज, ये एक एंजाइम है जिसकी सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक हो गया, हरी मटर हो गया, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। इससे पृथक
इन सबसे क्या निकालना है भैया, डीएनए निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट भैया क्या है, पेज चेंज कर लें, ये देखो खा नंबर है ना, खा नंबर में क्या चेक करो एक बार। खा नंबर में पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है विभिन्न कारकों, और ये कारक आपके सामने लिखे हैं, वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन करो। नेक्स्ट पढ़ना है भैया, स्थायी स्लाइडों की सहायता से वृषण और अंडाशय के अनुप्रस्थ काट, है ना, जो जनरल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज की मुकुल कोशिका, मुकुल कोशिका का सिंपल मतलब होता है उभार वाली कोशिका, या कहें जो नई नई उभार के रूप में निकली, जिसे बड बोलते हैं, अथवा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन कीजिए। स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला, ब्लास्टुला एक भ्रूण की अवस्था होती है, का अध्ययन करना। तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषताओं जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पीक, वर्णांधता आदि का अध्ययन करना। ये सब मंडल वाले चैप्टर में थ्योरी में आता है। स्थायी स्लाइड अथवा प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कौन कौन से हैं, एस्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, रिंगवार्म की पहचान करो और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों पर टिप्पणी करो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मरोद्भिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले दो पौधों एवं जंतुओं के आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी करना। जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले दो पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन एवं उनके आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी करना। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई अपने सिलेबस को लेकर के। और इनके अंकों की अगर बात करें तो ये देख लीजिए आप, ये होता है बाह्य परीक्षक 15 नंबर और 15 नंबर अंतः परीक्षक, है ना। तो बाह्य परीक्षक भैया जिसे आप नहीं कहते हैं एग्जामिनर आएगा, ये वही है, ये बाह्य परीक्षक जो है वो एग्जामिनर है। नेक्स्ट भैया जो आंतरिक परीक्षक है ये आपका स्कूल तय करता है, मतलब जो 30 नंबर है वो भी दो सेक्शन में बटे हुए हैं, 15 और 15 करके। 15 नंबर वो जो एग्जामिनर के रूप में आता है वो तय करता है, और बाकी के जो 15 नंबर वो स्कूल तय करता है। और ये एक्चुअल में 15 नंबर आपकी प्रेजेंटी और आपके व्यवहार पर डिपेंड करते हैं, यानी पूरे साल आपने स्कूल में व्यवहार कैसे किया, टीचर से कैसे वार्तालाप किया है ना, तो टीचर ही तय कर देता है कि फला बच्चे के कितने नंबर काटने और कितने नंबर देने हैं। क्योंकि वो गुस्सा आ गया अगर पूरे साल में, तो आपके कहो इसमें से 12 ही कर दे, 8 कर दे, 10 कर दे, हालांकि फेल नहीं कर सकता, ये बात याद रखनी है। पर ये बात याद रखने में इतना भी याद मत कर लेना कि नहीं फेल तुम कर नहीं सकते तो चलो टीचर के खोपड़ी पे चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, और इसी के साथ ये पूरी तरह से क्लास एंड हो जाती है ना। और चूंकि हमने पहले ही बता दिया क्लासें अब रेगुलर रहेंगी, तो अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने की सलाह करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें, है ना। क्लास एकदम जेन्युइन रहेंगी, और नोट्स के बारे में आपको अगली क्लास में चर्चा की जाएगी, जिसमें आपको सैंपल भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।